हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 26 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। कल वीडियो ये नहीं आ पाया क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, इसलिए वीडियो आपको आज मिल रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 26 तारीख को। उसके बाद 27 तारीख का वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। पहला प्रश्न है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है आप जानते ही हो, वो ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी ही होती है। तो 100 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यदि किसी वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा यदि लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है? तो हमारे पास है वस्तु दूरी जो कि आपको ऋणात्मक ही लेनी है, -60 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंस की शक्ति दी गई है 2.5 डायोप्टर, यानी कि 1/f = 2.5। तो यहाँ से f हमारा हो जाएगा 1/2.5। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है ना, क्योंकि ये मीटर में है तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, फिर 25 चौके में 100 हो जाएगा और ये 40 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तल लेंस है तो हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम v निकाल लेंगे, लगाएंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v माइनस में 1/u। 1/f का मान जो है 40 है तो 1/40 हो जाएगा, बराबर 1/v। माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि u का मान जो है हमें नेगेटिव लेना है, तो ये 1/60। यहाँ से 1/v हमारा हो जाएगा 1/40 माइनस 1/60। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 और 60 का 120 आएगा। 3 - 2 1/120। तो यहाँ से v हमारा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो मेरा तो आंसर यहाँ पर निकल करके आया अभी 120 सेंटीमीटर। एक बार आप इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेना, क्या मैंने सही बनाया है या फिर मैंने गलत बनाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आंसर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो या फिर यही आंसर गलत हो। एक बार आप खुद से चेक कर लेना, अगर आंसर सही है 120 तो आप कमेंट करके बताना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है? तो ये है जनरेटर या फिर बोल दो डायनेमो। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने की थी। EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, जो कि प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अपनी दिशा को बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा परस्पर कितने डिग्री के कोण पर होते हैं? तो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। हम लोग फ्लेमिंग वाम हस्त नियम में क्या करते हैं, अपना बायां हाथ निकालते हैं, जो अंगूठा होता है, जो तर्जनी उंगली होती है, जो बीच वाली उंगली होती है, इन तीनों को परस्पर लंबवत रखते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ लंबवत रखते हैं। तो आप जानते हो कि जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को बताता है, जो ये तर्जनी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो बीच वाली उंगली होती है ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है। और ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं। तो इस नियम की मदद से हम एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की गति या उस पर लगने वाला बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वाम हस्त नियम की मदद से हम लोग बल की दिशा निकालते हैं, है ना, बल की दिशा। किसी प्रतिरोध से उत्सर्जित ऊष्मा किसके समानुपाती होता है? तो H = I² RT। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो H है वो विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती है, जो H है प्रतिरोध के समानुपाती है,
और जो h है वो टाइम के समानुपाती है। मतलब जितना देर के लिए आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। प्रतिरोध जितना ज़्यादा रखोगे ऊष्मा का उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे ऊष्मा का उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला बनता है I²RT, है ना, H = I²RT। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर सवाल पूछा गया था। तो जब किसी कुंडली बोल दो या फिर बंद लूप बोल दो, क्योंकि जब तक सर्किट परिपथ बंद नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब किसी कुंडली या बंद लूप के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। धारा की दिशा पता करने के लिए, यानी ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है इसकी दिशा पता करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखो किया गया है, ऐसे देखो तार लपेटा गया है यहाँ पर और इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। ये जो बार मैग्नेट है इसको आगे पीछे किया जाएगा। इससे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। और किस दिशा में होगी, इसके लिए ये दक्षिण हस्त का नियम है। इस नियम का उपयोग कर हम ये बता सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या है। दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का अनुपात 6:1 है। यदि समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। हमारे पास दो प्रतिरोध का अनुपात है ये, तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि एक हमारा जो प्रतिरोध है वो 6R है तो दूसरा R हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध में हम R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही लिखते हैं। और ये हमें दिया गया है कितना, देखो 6 ओम दिया गया है, 6 ओम। तो यहाँ से R1 R2, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा। तो 6R इंटू में R डिवाइडेड बाई 6R प्लस R, ये बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 6R का स्क्वायर और ये 7R, इस R से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बराबर में 6। तो यहाँ से हमारा 6R = 42 आएगा। तो जो 6R है जिसे हमने R1 कहा था ये हमारा 42 ओम है। और यहाँ से हम R निकालेंगे तो ये 7 ओम आ जाएगा जो कि हमारा R2 है। तो 42 ओम और 7 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सल्फर से सल्फेट का बनना कौन सी अभिक्रिया है। सल्फर से सल्फेट बन गया, है ना, सल्फर से सल्फेट बन गया या फिर बोल दो सल्फाइट बन गया। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है। आप याद रखिएगा सल्फेट आयन होता है SO4 ये फार्मूला लिखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप ये याद रखोगे। तो सल्फाइट आयन SO3 होता है। तो सल्फेट बन गया या फिर सल्फाइट बन गया मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का हो गया उपचयन या फिर बोल दो ऑक्सीकरण। सल्फर की जो परमाणुकता है हम लोग 8 बताते हैं। सल्फर जो है ये बहुपरमाणविक अणु होता है। तो अगर आपसे मान लो परमाणुकता पूछ दें तो आप इसका आंसर 8 देंगे। ऐसे ही फास्फोरस के लिए हम लोग 4 बताते हैं। सल्फर के लिए 8, फास्फोरस के लिए 4। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल के अणु जोड़ते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है और जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। जिप्सम जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 373 केल्विन पर। सीमेंट के कठोरता को नियंत्रित करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखिएगा जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। इसको सही कर देना, ये गलत हो गया यहाँ पर। हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट नहीं, ये तो हमारा ये है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम का रासायनिक नाम जो है ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आघात वर्धनीय और तन्य एक तत्व के भौतिक गुण है। यह तत्व है
तो ये धातु के भौतिक गुण होते हैं। धातुओं के सामान्य भौतिक गुण क्या होते हैं? धातुओं के सामान्य भौतिक गुण होते हैं जैसे कि धातुएं आघातवर्धनीय होती है, तन्य होती है, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, शाइनी सरफेस होता है उनका, चमकदार सतह होती है, पीटने पर टन की आवाज़ आती है, सामान्यतः उच्च घनत्व वाले होते हैं, कठोर होते हैं, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री है, अपवाद तो होंगे ही, बिना अपवाद के तो कुछ है ही नहीं। तो अपवाद की पूरी गुंजाइश है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सब का घनत्व जो है पानी से भी कम है। ये तीनों पानी में तैरते हैं तो इनका घनत्व उच्च नहीं है, कम है। कठोर भी नहीं, आप जानते हो, मुलायम है, चाकू से काटे जा सकते हैं। कमरे के ताप पर बोला है कि ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी कमरे के ताप पर द्रव है। तो इस तरह के अपवाद जो है ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सामान्य भौतिक गुण है, ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होता ही है। ज़्यादातर में ऐसा होता है, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और जैव गैस यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन एल्केन का पहला सदस्य है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। इसे मार्श गैस भी कहा जाता है मीथेन को। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। प्राकृतिक गैस बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये इसकी संरचना सूत्र है। जाइलम से चित्र पे आधारित प्रश्न पूछा गया था। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? जड़ों से पादप के विभिन्न भागों तक जल और खनिज का संवहन। संवहन की दिशा एक दिशिक होती है, यानी जड़ से पत्तियों तक होती है ना, एक डायरेक्शन में, जड़ से लेकर के पत्तियों तक एक ही डायरेक्शन में। जबकि फ्लोएम के केस में क्या होता है कि जो भोजन है फ्लोएम से ये दोनों दिशाओं में होता है। तो ये अंतर है, याद रखिएगा। जाइलम में केवल एक डायरेक्शन में होगा, यूनी डायरेक्शनल, और फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल। कुछ और देखते हैं। जाइलम के 4 अवयव होते हैं। ट्रैकीड है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम रेशे है। ट्रैकीड और वेसल ये ऊर्ध्वाधर संवहन करवाते हैं, यानी कि वर्टिकली ऐसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। जाइलम पैरेन्काइमा इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा इन सबको स्टोर करना और पार्श्वीय यानी कि साइडवेज संवहन। जैसे मान लो काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, है ना, काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज में जो वाटर का कंडक्शन होगा, जल का संवहन होगा, उनमें जाइलम पैरेन्काइमा का रोल होता है। साथ में इनका काम स्टोरेज का भी होता है। जो जाइलम रेशे होते हैं इनका संवहन से कोई मतलब नहीं है। इनका काम होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पादप को मजबूती प्रदान करना। जल के संवहन में ट्रैकीड, वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा का रोल होता है, जाइलम रेशे का रोल नहीं होता है। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी मृत होते हैं। पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक है पैरेन्काइमा। स्टार्च के टेस्ट पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन विलयन का रंग बदलकर नीला काला हो जाता है। आलू और चावल स्टार्च के बहुत अच्छे स्रोत हैं। पादप में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। प्रांकुर किसका भाग है? प्रांकुर बीज का भाग है। ये देखो चने के बीज को दिखलाया गया है, इसमें प्रांकुर है। ये जो प्रांकुर है ये भावी प्ररोह है, यानी कि फ्यूचर शूट है। ये जो मूलांकुर है, मूलांकुर से जड़ विकसित होगी, ये भावी जड़ है। और ये है कोटिलिडन, ये है बीज पत्र, ये भी है बीज पत्र, ये भी है बीज पत्र। और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, खाद्य को संग्रह करना, इसका काम होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में जाकर के होता है। छोटी आंत में अग्नाशय का एंजाइम होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। छोटी आंत के आंत रस में भी एंजाइम है, जैसे कि माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है। ये सारे माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा। छोटी आंत में पाचित भोजन के अत्यधिक और जल्दी से अवशोषण के लिए उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। जो छोटी आंत की जो दीवार होती है उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई या दीर्घ रोम कहा जाता है। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा किसका निर्माण करता है? भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा कूटपाद यानी कि सीडोपोडिया का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखा कि भोजन है तो इसने ये कूटपाद का निर्माण किया, सीडोपोडिया का निर्माण किया। जो ये अमीबा है, अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है। ये एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वो आपके होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रजनन इनमें द्विविखंडन विधि द्वारा होता है और पोषण विधि हम बोलते हैं इनमें पूर्ण भोजन है।
इंग्लिश में बोलते हैं कि होलोजोइक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसा कि हम लोगों के अंदर होता है। हम इंसानों के अंदर जो होता है भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं और अपचित भोजन को हम लोग निष्कासित करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है अमीबा के अंदर भी होता है। शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया जो है ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर के होती है। ये फैलोपियन ट्यूब है जिसे हम लोग डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं। तो यहीं पर कहीं पर जो है निषेचन होता है। यहाँ से स्पर्म जो है ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ से जानते हुए ये कि जो अंडाशय है, तो अंडाशय से क्या होता है कि प्रत्येक माह एक अंडा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से अंडा यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से स्पर्म जो है आएगा और फिर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और यहीं पर जाइगोट बनता है। फिर धीरे धीरे आकर के गर्भाशय में वो स्थापित होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो न्यूलैंड ने जो अपना वर्गीकरण दिया था तत्वों का, उसकी ये सारी क्या है कमियां हैं, है ना। ये सारी क्या है कमियां हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था। एक बार फिर से आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि सवाल जो है बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। तो एक बार फिर से आप इसको पढ़ लेना। ये सारी कमियाँ हैं, एक बार आप खुद से पढ़ोगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को यदि समानांतर क्रम में लगाएं तो इनका समतुल्य क्या आएगा? और ऑप्शन जो है ये नहीं दिया हुआ था कि समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। इस प्रकार से दिया हुआ था कि 3 से ज़्यादा आएगा, 3 से कम आएगा, या फिर 4 से ज़्यादा आएगा, या 5 से ज़्यादा आएगा, इस प्रकार से। तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर कई सारे प्रतिरोधक है आपके पास, उन सब को आप लगा दो समानांतर क्रम में, तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा ना, उससे भी छोटा आपको समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो यहाँ 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम है। इसका हम समतुल्य निकालेंगे तो इसमें सबसे छोटा प्रतिरोध कौन है? 3 ओम वाला है। तो जो समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो 3 ओम से भी छोटा आएगा। और अगर हम श्रेणी क्रम में लगा दें तो सबको हम जोड़ेंगे तो 6 ओम से हमें बड़ा ही आंसर मिलने वाला है। तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा वैल्यू हमें मिलने वाला है समतुल्य प्रतिरोध के रूप में। और अगर आप इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला से आप निकाल सकते हो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इससे आप निकाल सकते हो। यदि विभवांतर 220 वोल्ट करंट 5 एम्पियर हो तो 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी? तो H = हो जाएगा हमारा पावर इंटू में टाइम। H क्या है? ऊर्जा है ना। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा का ही तो एक रूप है। ऊर्जा बराबर हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति गुने में समय, पावर इंटू में टाइम। और पावर = आप जानते हो VI भी होता है, तो VIT हो जाएगा। V हमारे पास जो है 220 है, I का मान 5 है और टाइम हमारे पास 10 है। सब के सब SI यूनिट में है, तो हमारा ये आ जाएगा 11 किलो जूल। यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जैसे कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये हमारा एक दर्पण है। ये मान लो कि पोल है, ये पोल है, और इस पोल से हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी पे क्या होता है कि फोकस होता है, और इसी पे क्या होता है कि वक्रता केंद्र होता है। और ये हमारा क्या है? पोल है। पोल को हम लोग P से दिखाते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होता है। जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है। और खतरे के संकेत के रूप में हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे आप खुद से पढ़ लेना, है ना। एक बार आप इसको खुद से पढ़िए वीडियो को पॉज करके। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम में तीनों उंगलियां क्या दर्शाती है? फ्लेमिंग वाम हस्त नियम
फ्लेमिंग वाम हस्त नियम का इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग पता करते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की गति जो है वो किस दिशा में हो रही है ये हम पता करते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो ये बीच वाली उंगली होती है उसे हम रखते हैं विद्युत धारा की दिशा में, तर्जनी उंगली को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो अंगूठा होता है वो हमें बताता है बल की दिशा, और ये तीनों ही उंगलियां जो होती है वो आपस में लंबवत होते हैं एक दूसरे के साथ। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है। यहाँ पूछ दिया गया फिर से कि कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये देखो चूना पत्थर है, ये बुझा हुआ चूना नहीं होगा, यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना होगा, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि बुझा हुआ चूना हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो चूना पत्थर को हमने गर्म किया, हमने उष्मा दी, हमने हीट दी, तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये है वियोजन अभिक्रिया या फिर बोल दो अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, ताप दिया है, उष्मा हमने दी है यहाँ पर, तो इसे हम तापीय अपघटन भी बोल सकते हैं। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसे हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग चौक भी बोलते हैं। तो इनके कई सारे नाम हैं, चूना पत्थर है, संगमरमर है, चौक है, ये सारे नाम हैं। पेट की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसे हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि किसी क्षारक का इस्तेमाल करते हैं, किसी बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो भी क्षारक का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें बेकिंग सोडा हो सकता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ये है आपका बेकिंग सोडा। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। हृदय से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप कहा जाता है, आला आप जिसे बोलते हो आम भाषा में। टेक्निकल जो टर्म है स्टेथोस्कोप है। यहाँ देख लो, ये डॉक्टर है, ये बच्चा है, और ये स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। कभी पूछ ले कि भाई इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है ये जो स्टेथोस्कोप है, तो ध्वनि के ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है ये, है ना। यहाँ पर ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। प्लेटलेट्स ये मदद करते हैं। खनिज के रूप में बोले तो कैल्शियम, और विटामिन के रूप में बोले तो विटामिन के। यदि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो यह तत्व किस समूह का है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर यदि बाह्यतम कोश में 3, 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन हो, तो समूह संख्या हम लोग बताएंगे बाह्यतम कोश में 10 जोड़ करके। तो यहाँ पर 8 है तो 10 + 8 हो जाएगा। 3 से लेकर के 8 तक कुछ भी हो तो हम उसमें 10 जोड़ करके समूह संख्या बताएंगे। अगर बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम समूह संख्या वही बताएंगे जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो समूह संख्या 1, अगर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो समूह संख्या 2। तो यहाँ पर हमारा समूह 18 हो जाएगा। वैसे ये कौन सा तत्व है, 8, 2, 10, 18, आर्गन। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का होता है। नींबू रस, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला करने का जो काम है ये क्षार का होता है। तो नींबू रस जो है ये तो अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये आपके प्रबल क्षार हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता। ऐसे ही नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देगा अम्ल, मतलब नीले लिटमस को लाल में बदल देगा कौन, अम्ल। एक्चुअली यहाँ पर ना लिटमस हटा दो, है ना। लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षार और नीला लिटमस को लाल कर देगा अम्ल। ये लिटमस यहाँ से काट दो। उदासीन लिटमस विलयन,
उदासीन लिटमस विलयन, मतलब लिटमस विलयन जो है वो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तब उसका रंग बैंगनी होता है। ये जो लिटमस है ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। अन्य प्राकृतिक सूचक में जैसे देख लो लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम फूलों की पंखुड़ियाँ भी इस्तेमाल होते हैं अम्ल क्षार सूचक के रूप में। तो ये अन्य प्राकृतिक सूचक है, लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है। तो इन सब के ऊपर आपके एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यदि लिटमस पेपर और अम्ल क्षार दोनों शुष्क हो, यानी लिटमस पेपर भी उसके बाद अम्ल या क्षार दोनों भी, तो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। अगर दोनों ड्राई है तो लिटमस पेपर भी और जो अम्ल या क्षार है वो भी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद को पादप के विभिन्न हिस्सों तक कौन लेकर के जाता है, यानी भोजन को लेकर के कौन जाता है, तो ये काम है फ्लोएम का। फ्लोएम से भोजन का संवहन दोनों दिशाओं में होता है, जबकि जाइलम से जल और खनिज का संवहन केवल एक ही दिशा में होता है, जड़ से पत्तियों की तरफ। तांबा के चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तो किस नियम के अनुसार उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है वो क्या कहता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम क्या करेंगे कि किसी चालक को गति करवाएंगे। या तो आप ये करवाओ कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति करवाओ, या फिर आप ये करो कि चालक को स्थिर रखो और उसके अराउंड क्या करवाओ आप कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करवाओ। दोनों ही स्थिति में क्या होगा कि चालक में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। जीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जीन डीएनए का एक विशेष टुकड़ा होता है जिसके पास एक विशेष प्रोटीन बनाने के लिए कोट यानी कि कोड होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए जीन होता है। एक गुणसूत्र पर हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं। एक गुणसूत्र पर एक क्रोमोसोम पर हजारों की संख्या में जीन उपस्थित हो सकते हैं। मासिक धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मासिक धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो अंडाशय होता है वहाँ से अंडा का उत्सर्जन होता है, वहाँ से अंडा का उत्सर्जन होता है। ये अंडा है और इधर से फिर क्या है कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, ये आता है और उनके बीच में निषेचन होता है। लेकिन मान लो निषेचन नहीं हुआ, जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका यानी कि यही एग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जो अंड कोशिका है इसका निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडा का मोचन करता है। 2 अंडाशय होता है तो कभी लेफ्ट वाले से कभी राइट वाले से, इस तरीके से अंडा का उत्सर्जन होता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। मान लो निषेचन हो जाए, इसके लिए क्या है कि गर्भाशय जो है अपने आप को हर महीने तैयार करता है। जो गर्भाशय की जो अंतःभित्ति होती है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। इसीलिए जो गर्भाशय की दीवार है उनमें ये सारे बदलाव आते हैं कि अगर निषेचन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो वहाँ पर आकर के जो जाइगोट अंतः स्थापित होगा, फिर उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब चाहिए ना। इसीलिए हर महीने क्या होता है कि गर्भाशय अपने आप को, गर्भाशय की जो दीवार होती है वो तैयार होती है। लेकिन निषेचन नहीं होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अब निषेचन ही नहीं हुआ तो उस तैयारी का क्या फायदा। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है, यानी जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं में ये 2 से 8 दिनों तक की होती है। यदि प्रतिरोध 0.1 ओम, 0.3 ओम, 0.6 ओम श्रेणी में जोड़ा गया हो और अगर विभवांतर 20 वोल्ट हो तो शक्ति कितनी है। तो शक्ति बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर इनटू में, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आई निकालते हैं। आई बराबर हो जाएगा हमारा वी बटे में आर नेट, है ना, आर नेट। ये है 20 बटे में जो आर हो जाएगा हमारा। ये सारे के सारे जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इन सबको हम सिंपली जोड़ देंगे तो 6 3 9 9 और 1 10, यानी कि 1 हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 एम्पियर नहीं 1 ओम। तो यहाँ से 20 एम्पियर हमारा विद्युत धारा है। तो पावर इज इक्वल टू ये है 20 गुने में 20 बराबर 400 वाट। 400 वाट हमारा आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
तो जल का आधा अणु होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरी कहानी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में। वीडियो पॉज कीजिए और इन सबको पढ़िए। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी भी माध्यम का अगर आप चाहते हो अपवर्तनांक निकालना तो वायु में प्रकाश की चाल, जो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उसमें भाग लगा दो उस माध्यम में प्रकाश की चाल से, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको मिल जाएगा। हमारे केस में क्या है कि माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, हमसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना है, 1.33 बराबर 3 × 10⁸, इसी वाले फॉर्मूले पर हम लोग पुट कर रहे हैं। यहाँ से v हो जाएगा हमारा, v = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। सॉल्व करके देखना तो आपका जो वैल्यू है ये इतना निकल करके आएगा। यदि अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं यहाँ पर। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये देखो, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर के जाती है। ये पहला पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और अगर फोकस से होते हुए आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। और अगर वक्रता केंद्र से, ये जो C है ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है प्रकाश की किरण। तो जो हमारा सवाल था वो यहीं से था। और यहाँ पर ऐसे देखो, अगर प्रकाश किरण ऐसे पोल पर आपतित होती है तो ये इस प्रकार से लौटती है। ये जो हमारा दोनों एंगल है I और R ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि परावर्तन का नियम यहाँ भी लागू होता है। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो इस प्रकार से परावर्तित होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h के ऊपर जो कॉमा है ना, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और बराबर होता है -v/u, ये दर्पण के केस में। उसके बाद लेंस के केस में क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई और बराबर v/u। यहाँ पर माइनस नहीं है, देख लो, -v/u नहीं है, -v/u यहाँ पर है, ये लेंस के केस में। उसके बाद हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है, आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा यानी कि वास्तविक होगा। आवर्धन का चिन्ह अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा यानी कि आभासी होगा। आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब साइज में बड़ा बनेगा। आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब साइज में छोटा बनेगा। आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का साइज बराबर वस्तु के साइज के बराबर होगा। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन द्विपरमाण्विक नहीं है? तो ये है हीलियम। हीलियम जो है He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हैलोजन तत्व जो है द्विपरमाण्विक होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अक्रिय गैस जो होते हैं वो एक परमाण्विक होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे। तो यहाँ पर जाकर के हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।